जो कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने कुंवर नारायण की दोनों कविताएं कर ली थी, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए इसका पहला प्रश्न, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या हैं। ये कवि ने कहा था, जब उसने कविता और बच्चे की तुलना की थी तो कवि ने दोनों को बराबर रखा था। कवि ने कहा था कि सभी के घरों को एक कर देने के माने या तो बच्चा जानता है या कविता ही जानती है। यहाँ पर कवि ने ये कहा था कि जिस तरह से छोटे बच्चे होते हैं वो निस्वार्थ होते हैं, उनकी मुस्कान कोमल और पवित्र होती है। वो अपनी मुस्कान से सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। वो बिना किसी धर्म, जाति, भाषा, लिंग, संप्रदाय के भेदभावों के आधार पर वो लोगों के साथ बोलते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। उनके मन में किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। जब वो अपने दोस्त बनाते हैं तो वो ये देखकर नहीं बनाते कि सामने वाला जो बच्चा है क्या वो मेरी भाषा बोलता है, क्या वो मेरे धर्म का है, क्या वो मेरे क्षेत्र का है। और इसी तरह से कवि कहते हैं कि बच्चों के पास खेलने के बहुत सारे साधन होते हैं, बहुत सारे विषय होते हैं, बहुत सारे उपकरण होते हैं। बच्चे किसी भी साधन के साथ खेल लेते हैं। और अगर आपस में बच्चों का झगड़ा भी हो जाए तो वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता। और बच्चे जो हैं वो किसी के भी घर चले जाते हैं, किसी से भी बातचीत कर लेते हैं और वो लोगों को एक करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। उसी तरह से अगर हम साहित्य की बात करें तो कवि कहते हैं कि साहित्य लिखने के बहुत सारे विषय होते हैं। कविता जो है वो शब्दों का खेल है। जिस तरह से बच्चों के पास खेल के असीमित साधन होते हैं, उसी तरह से कवि के पास कविता लिखने के असीमित विषय होते हैं। और कवि निस्वार्थ भाव से अपने साहित्य को लिखता है। उसके मन में कहीं भी कोई स्वार्थ नहीं होता। वो हमेशा समाज, देश और अंतर्राष्ट्रीय जगत में मानवता का भला ही चाहता है। और जो कवि होते हैं वो आपस में सबको जोड़ने का काम करते हैं। अच्छा साहित्य जो होता है वो हमेशा लोगों को आपस में जोड़ता है। वो सरहदों और सीमाओं के बंधन को तोड़कर सबको एक कर देता है। प्रश्न 2, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। इसमें कवि ने पहले चिड़िया के साथ कविता की तुलना की। वो कहते हैं कि जिस तरह से चिड़िया उड़ती है, चिड़िया को देखकर, चिड़िया की उड़ान को देखकर एक कवि अपनी कविता लिखता है। लेकिन चिड़िया नहीं जानती कि कवि की उड़ान कैसी है, यानी कवि की कल्पनाओं की उड़ान कैसी है। कवि कह रहे हैं कि चिड़िया के उड़ने का अपना एक दायरा होता है। वो एक ऊंचाई पर उड़ सकती है और कुछ समय के लिए उड़ सकती है। उसको फिर कुछ समय बाद जब वो थक जाती है तो उसको अपने पंखों को विराम देने के लिए एक बार अपनी उड़ान को छोड़कर नीचे उतरना पड़ता है। पर यदि हम कवि की कल्पनाओं की उड़ान की बात करें तो इसका कोई दायरा नहीं है। कवि अपनी कल्पनाओं में कहीं भी पहुंच सकता है, अपने आप को कुछ भी समझ सकता है, इस संसार को, इस हमारे देश को किसी भी मुकाम तक अपनी कल्पनाओं में पहुंचा सकता है। और वो कहते हैं कि जिस तरह से चिड़िया को अपनी उड़ान में विराम देना पड़ता है, लेकिन कवि जो है उसको अपनी कल्पनाओं में विराम देने की आवश्यकता नहीं। आप कितनी भी देर बैठकर अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खोए रह सकते हैं। इसी तरह से कवि ने फूल के साथ कविता की तुलना की है। वो कहते हैं कि हर फूल के खिलने का एक मौसम होता है, उसी मौसम में वो फूल खिलता है और फूल के खिलने की एक निश्चित समय सीमा होती है। यानी फूल अगर सुबह खिला है तो शाम तक वो मुरझाना शुरू कर देता है। पर कविता के लिखे जाने का कोई मौसम नहीं होता। कविता कभी भी लिखे जा सकती है। और ये अगर एक बार अच्छे साहित्य का निर्माण हो जाता है, अगर एक बार अच्छी कविता लिख दी जाती है तो वो युगों युगों तक वैसी ही महकती रहती है। उसका रसास्वादन लोग युगों युगों तक करते हैं और वो कभी भी मुरझाती नहीं है। प्रश्न 3, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। इसमें कवि ने कविता और बच्चे की तुलना की थी और उन दोनों को एक बराबर रखा था। कवि ने कहा था कि जिस तरह से बच्चे निस्वार्थ भाव के होते हैं, उसी तरह से कविताएं भी जो है वो निस्वार्थ होती हैं। साहित्य निस्वार्थ रूप से लिखा जाता है। जिस तरह से बच्चों के पास खेल के असीमित साधन हैं, उसी तरह से कवि के पास कविता लिखने के असीमित विषय हैं। जिस तरह से
बच्चे अपने खेल खेल में दूसरे व्यक्ति को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं, दूसरों को अपने साथ अपने को देखकर मुस्कुराने के लिए, बोलने के लिए विवश करते हैं। उसी तरह से जो अच्छा साहित्य होता है वो भी दूसरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और पढ़े जाने के लिए विवश कर देता है। जिस तरह से बच्चे मन में किसी तरह का द्वेष या ईर्ष्या पाल कर नहीं रखते हैं, उनके मन में कोई वैर विरोध लंबे समय तक नहीं चलता है, वो सबको एक करने का काम करते हैं। उसी तरह से साहित्य भी द्वेष पर नहीं लिखा जाता। जो अच्छा साहित्य होता है वो हमेशा सबको जोड़ने का काम करता है। वो धर्म, लिंग, जाति, भाषा, संप्रदाय के छोटे छोटे बंधनों से ऊपर उठकर सरहदों और समय की बंधनों को त्याग कर सबको एक कर देता है। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? बिना मुरझाए महकना, कवि ने जब फूल की और कविता की तुलना की थी तो कवि ने कहा था कि फूल नहीं जानता कि बिना मुरझाए महकने का मतलब क्या होता है। वो कहते हैं कि अगर एक बार अच्छे साहित्य का निर्माण हो गया, सृजन हो गया, तो फिर वो मुरझाता नहीं है, वो युगों युगों तक ऐसे ही महकता रहता है, खिला रहता है और उसकी खुशबू दूर दूर तक फैली रहती है और लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। और जिस तरह से भंवरा फूलों में आकर उसका रसास्वादन करता है, उसके पराग कणों को चुभता है, ऐसे ही जो पाठक रूपी भंवरे होते हैं वो अपने आप उस अच्छे साहित्य तक आते हैं और उसका रसास्वादन करते हैं। इस संदर्भ में हम रामचरितमानस को ले सकते हैं, हमारे वेद पुराणों को ले सकते हैं, शेक्सपियर के नाटकों को ले सकते हैं, कालिदास के ग्रंथों को ले सकते हैं, जो न जाने कितने वर्षों पूर्व लिखे गए थे लेकिन आज के हमारे समाज में उतने ही प्रासंगिक हैं। आज भी लोग उनको उतनी ही आदर और श्रद्धा भाव से पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? ये जो प्रश्न है ये हमारी कविता बात सीधी थी पर से है। उसमें उन्होंने कहा था कि कवि कहते हैं कि हमें अपनी बात को बहुत ही सहज और सरल ढंग से दूसरों को कहना चाहिए ताकि उसको आराम से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर भाषा को सहूलियत से बरतना यानी भाषा का सहज और सरल प्रयोग करने से है। कवि कहते हैं कि अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए कभी भी हमें कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आडंबरपूर्ण और किसी पर प्रभाव डालने वाली भाषा का प्रयोग करने से हम अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी साबित करने में तो सफल हो जाते हैं। हम सामने वाले को ये तो बताने में कामयाब हो जाते हैं कि हमें कितना ज्ञान है, लेकिन हम उसको अपनी सीधी सी बात समझाने में कामयाब नहीं हो पाते। वो कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बात आराम से समझ जाए तो हमें बहुत ही छोटे छोटे वाक्यों में बहुत ही सहज और सरल शब्दों में अपनी बात को कहना चाहिए। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? इसमें कवि ने वही बात कही है। वो कहते हैं कि बात और भाषा हमेशा आपस में जुड़े होते हैं। अगर मुझे किसी को कोई बात कहनी है तो मुझे एक भाषा का सहारा लेना ही होगा। ये हमने जनसंचार माध्यम के जो हमारा पहला ही पाठ था अभिव्यक्ति और माध्यम का, उसमें भी हमने पढ़ा था कि अगर हमको संचार करना है तो संचार करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। और भाषा क्या है? अगर हमें अपनी बात किसी तक पहुंचानी है, चाहे हम उसको लिखित रूप में पहुंचाएं, चाहे हम उसको मौखिक रूप से पहुंचाएं, लेकिन हमें एक भाषा की ज़रूरत होती है। अब हमें उस भाषा का प्रयोग कैसा करना है? तो कवि कहते हैं कि अगर तो हम अपनी भाषा को टेढ़ा बना देंगे, अगर हम अपनी भाषा को बहुत आडंबरपूर्ण बना देंगे, अगर उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमारी बात किसी को समझ नहीं आएगी। लेकिन उसके विपरीत अगर हम अपनी भाषा को सरल रखेंगे, बहुत ही सहज रूप से अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाएंगे, तो हमारी बात का उद्देश्य स्पष्ट हो जाएगा, सामने वाले को हमारी सारी बात समझ में आ जाएगी। इसलिए वो कहते हैं कि अगर हम ज़्यादा भाषा के चक्करों में पढ़ना शुरू कर देते हैं तो कभी कभी हमारी बहुत ही छोटी और सीधी सी बात बहुत ही टेढ़ी हो जाती है और भाषा के चक्कर में फंस जाती है और वो बिल्कुल अर्थहीन और प्रभावहीन हो जाती है। बात के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों या मुहावरों से मिलान करें। देखिए, बात की चूड़ी मर जाना,
बात की चूड़ी मर जाना यानी यहाँ पर देखिए चौथा, बात में कसावट का न होना। बात की पेच खोलना, सबसे आखिरी में बात को सहज और स्पष्ट करना। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना। नंबर 2 पर बात का पकड़ में ना आना। पेच को कील की तरह ठोक देना। बात का प्रभावहीन हो जाना। बात का बन जाना, सबसे पहला कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। तो बच्चों ये हैं हमारे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। आप लोग इसको अपनी कॉपी में कर लीजिए और साथ साथ में इस बात का भी ध्यान रखिए कि जब आप प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी की होमवर्क साइड में कर रहे हैं तो क्लास वर्क साइड में जो कवि परिचय है या जो हमारे लेखक परिचय हैं या हमारा पाठ परिचय है वो लिखना आपको नहीं भूलना है, वो वैसे ही लिखते रहिए। और कॉपी की दोनों तरफ आप इंडेक्स बनाइए, अनुक्रमाणिका दोनों तरफ होनी चाहिए, गृह कार्य की तरफ भी और कक्षा कार्य की तरफ भी। धन्यवाद।